हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ हम लोग आज 24 जनवरी के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी और कारण ये था कि खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई वीडियो। सारा मैटर तैयार था लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पर दिक्कत आने लगी। फिलहाल आज सब कुछ नॉर्मल है और आज से वीडियो कंटिन्यू होगी और शाम वाली भी वीडियो कोशिश रहेगी पूरा आने की, ठीक है ना। लाइव जो है उसमें आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हो सकता है लाइव में अभी थोड़ा सा डिले हो, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो जो होंगी वो लगातार आपको हमारी मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं क्योंकि दो दिनों के क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। इसके अलावा एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, रिपब्लिक डे ऑफर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी 24, 25 और 26 जनवरी के लिए आपको 3 दिनों के लिए ऑफर दिया जा रहा है 50% तक का डिस्काउंट। आप कोई सी भी ई बुक ले रहे हो या कोई सा भी वीडियो कोर्सेज ले रहे हो, आपको कूपन कोड यूज करना है इंडिया50 कूपन कोड यूज करने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑफर केवल 3 दिनों के लिए है, इसका आप फायदा उठाएं। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिख जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो वो है गाय राइडर। इसके अलावा डिक्शनरी मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो वैक्स को चुना है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को कहाँ विस्थापित किया गया? बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा मुद्दा बना था ये और बहुत ही जरूरी है आपको इसके बारे में जानना। तो देखिए दोस्तों, इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति जला करती थी उसे अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ विलय कर दिया गया है। ये अमर जवान ज्योति है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो 1971 में जो युद्ध हुआ था, 1971 में जो वार हुआ था दोस्तों, जब भारत ने पाकिस्तान पर एक बहुत ही बड़ी विजय हासिल की थी, इसके बाद पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा सैनिक घुटनों के बल बैठ करके अपना आत्मसमर्पण किए थे। भारत की इतनी बड़ी विजय हुई थी, लेकिन भारत की भी ऑब्वियस सी बात है कुछ जवान शहीद हुए होंगे। तो उन जवानों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1972 को 26 जनवरी को उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर और भारत की पहली और इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। इनके याद में लौ जलाई थी, ठीक है ना। और वो जो लौ जलाई गई थी, अमर जवान ज्योति जलाई गई थी, ये तब से आज तक जल रही थी, 50 वर्षों से जल रही थी लगातार अमर जवान ज्योति। तो ये अमर जवान ज्योति जो है ये इंडिया गेट पर, दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित किया गया था। लेकिन एक बात यहाँ पर थी, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा गया था, ठीक है ना, क्योंकि नाम वहाँ पर लिख पाना पॉसिबल भी नहीं था उतना, क्योंकि बहुत सारे संख्या थी ज़्यादा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में सभी जो भी युद्ध, अभी 1971 युद्ध ले लो आप, चाहे उससे पहले के जो युद्ध हुए हों, जो भी युद्ध हुए उसमें जो भी जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जो भी जवान शहीद हुए, इन सभी का नाम वहाँ पर लिखा गया है। ग्रेनाइट की गोलियों पर सुनहरे अक्षरों में 25,942 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। तो यहाँ पर नाम भी लिखा गया है और यहाँ पर भी ज्योति जलती है, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी क्या किया गया, अमर जवान ज्योति को यहाँ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में, वहीं जो कि दिल्ली में ही स्थित है, वहाँ पर अब प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर जिनका नाम है वहाँ पर जब ज्योति जलेगी तो फिर और ही अच्छे से और भी सही प्रकार से समझ लीजिए एक श्रद्धांजलि अर्पित होगी शहीदों को। तो ये कारण है, ठीक है ना। तो पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा भी है मैंने और आप लोग को समझा भी दिया है मैंने कि ये क्यों किया गया और कहाँ से क्या क्या किया गया, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हुआ, फिर वहाँ पर जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पर अब क्या किया गया कि होलोग्राम की सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित की गई है। अभी फिलहाल 3D टेक्निक के अनुसार, 3D टेक्निक के माध्यम से ही अभी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आगे धीरे धीरे वहाँ पर मूर्ति बना दी जाएगी, तो तब तक ये 3D टेक्निक वाली मूर्ति रहेगी वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में किसने भारत का पहला मौसम खतरा और भेद्यता एटलस लॉन्च किया?
तो अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने IMD ने लॉन्च किया है भारत का पहला मौसम खतरा और भेद्यता एटलस। ओके, इसने अभी हाल ही में इसका ही एक यूनिट है CRS IMD का, क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज। तो इसी के ऑफिस में वहाँ के साइंटिस्ट ने इसे खोजा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे 14 प्रकार के जो भी मौसमी घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, उनका पूर्वानुमान सटीक तरीके से किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर अब पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का दोस्तों इस बार 125वां बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है, 23 जनवरी को, और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और इनकी जयंती पर इनके साहस और उनके बलिदान को याद करते हुए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। पुस्तक इन्होंने लिखी है द इंडिया स्ट्रगल। इनके नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की थी, स्वराज नाम की, तो ये भी आप याद रखना है आपको। इन्होंने 2 नारा दिया था जो बहुत ज़्यादा फेमस था, जय हिंद, और एक था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ये कौन थे? ये दोस्तों कारगिल युद्ध के समझ लीजिए हीरो थे ये। इन पर एक मूवी भी बनी और मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी भी थी, ठीक है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण उनके होम टाउन में किया गया है और इसका अनावरण किया है उनके पिता GL बत्रा और माँ कमलाकांत बत्रा ने किया है पालमपुर में सैन्य केंद्र में। ओके, इन्हें परमवीर चक्र भी मिल चुका है जो कि भारत में युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वीरता का। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा? तो अभी हाल ही में मॉरिशस ने दोस्तों अपने देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा है। एक्चुअली में वहाँ पर जो मेट्रो सुविधा चलाई जा रही है, मेट्रो परियोजना जो चल रही है जिसके तहत मेट्रो चलाई जाएगी, वो भारत के ही सहयोग से बन रही है। तो जब भारत के सहयोग से बन रही है तो एक प्रकार से भारत के योगदान को याद करते हुए उसने वहाँ पर एक अपने मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया है मॉरिशस ने। मॉरिशस के इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है प्रविंद्र जगन्नाथ जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के करंट टाइम पर। मॉरिशस की कैपिटल है दोस्तों पोर्ट लुइस और करेंसी होती है मॉरिशस रुपया। चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ मॉरिशस है कहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे साउथ में, ठीक है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे मेडागास्कर की साइड में, इधर ये देखिए ये मेडागास्कर है। यहाँ पर जो छोटा सा देश आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, ये जो छोटा सा देश दिख रहा है ये है मॉरिशस। ओके, मॉरिशस, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। ओके, चलिए प्रविंद्र जगन्नाथ इसके PM है और यहाँ पर भी चलती है रुपया ही करेंसी। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने के उपकरण की खोज की? तो अभी हाल ही में स्कॉटलैंड ने दोस्तों एक्सरे से कोरोना का पता लगाने के उपकरण की खोज की है। इससे क्या होगा, इस डिवाइस से दोस्तों एक्सरे के माध्यम से ही ये पता लग जाएगा कि किसको कोरोना हुआ है किसको नहीं, यानी कि बिल्कुल सेकंडों में ही पता लग जाएगा कि कोरोना हुआ है या नहीं, और आगे फिर इस पर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो किया जाएगा। तो स्कॉटलैंड ने ये उपलब्धि हासिल की है। स्कॉटलैंड याद होगा दोस्तों, यहीं पर अभी ग्लासगो में हुआ था COP26 सम्मेलन, और COP26 सम्मेलन से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स याद करवाए थे। क्या याद है आपको? COP26 सम्मेलन में ही तो दोस्तों अमेरिका ने ज्वाइन करने की घोषणा की थी ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 101वां देश बना था। इसके अलावा भारत ने ये घोषित किया था कि 2047 तक भारत जो होगा ये ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। ऊर्जा स्वतंत्र बोले तो एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी भारत को एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा भारत 2070 तक कार्बन मुक्त हो जाएगा, ये भी घोषणा की गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा? तो दोस्तों भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा। भारत कर देगा पीछे चीन को, ठीक है, चाइना को पीछे करके 2026 तक भारत में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का कंजप्शन होने लगेगा 2026 तक। इसको किसने बताया है? इसको एक रिपोर्ट जारी करके बताया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, ओके, IEA ने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने।
इसके अनुसार भारत में एथेनॉल जो है 2017 और 2021 के बीच में 3 करोड़ की खपत बढ़ गई है, ठीक है ना। और ये जो कि 3 गुना ज़्यादा है। जब 3 गुना ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है तो इस हिसाब से 2026 तक चाइना को भारत पीछे छोड़ देने वाला है। ओके, अच्छा, ऐसे ही कुछ आया था इकोनॉमी के रिलेटेड, एक डाटा आया था। तो वो डाटा जो आया था उसके अनुसार था कि भारत जो है ये 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और वहीं चाइना जो है ये नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। कब तक? 2030 तक। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हमारे जो बैचेज आए हुए हैं दोस्तों, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। 26 जनवरी का रिपब्लिक डे ऑफर है, तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है INDIA50, ठीक है ना। इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करोगे इंडिया 50 को, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये 749 भी नहीं पे करना है, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी आपको MZTA पर मिल जाएगी। ऐप पर जाइए, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला है ICC महिला ODI टीम ऑफ द ईयर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली। तो दोस्तों अभी ICC की ODI टीम ऑफ द ईयर की भी लिस्ट जारी की गई है। इसमें 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है, झूलन गोस्वामी और मिताली राज को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अभी मैंने उस दिन T20 इंटरनेशनल की टीम में बताया था कि महिलाओं में एक खिलाड़ी को जगह मिली थी। आप कमेंट करके नाम बताओ तब तक। यहाँ पर देखिए ODI की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। तो वनडे इंटरनेशनल में 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है। ना तो किसी पुरुष में जगह मिली, या T20 इंटरनेशनल में पुरुषों में भी जो लिस्ट आई ICC की टीम आई उसमें भी किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली, और ODI की जो लिस्ट आई ODI 11 की उसमें भी किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली। महिलाओं में T20 में दोस्तों स्मृति मानधाना को जगह मिली थी, स्मृति मानधाना को, और ODI में 2 महिला खिलाड़ी, एक झूलन गोस्वामी, एक मिताली राज, इन दोनों को जगह मिली हुई है। अच्छा, इस टीम की कैप्टन कौन है? तो दोस्तों जो महिलाओं में जो कैप्टन है ODI टीम की वो है हीथर नाइट। ये इंग्लैंड की हैं। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। ओके, अगला देखते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्नो डे ला फुएंते का निधन हो गया। इनका किस उम्र में निधन हुआ है? तो इनका निधन हुआ है दोस्तों लगभग 113 साल, या कहें 112 साल 341 दिन में। 112 साल 341 दिन की उम्र में इनका निधन हुआ। सैटर्निनो डे ला फुएंते, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। तो इनका फिलहाल निधन हो चुका है। ये 112 वर्ष 341 दिन के थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये स्पेन के रहने वाले थे। अभी तक सबसे ज़्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति थे। तो इनका निधन हो गया है। 1909 में स्पेन में ही इनका जन्म हुआ था। अगला, हाल ही में किस राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुआ एक जहाज मिला हुआ है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक लापता विमान, उस टाइम पर जो लापता हो गया था विमान, वो अब जाकर के मिला है। लगभग 77 साल हो गए हैं। 77 सालों के बाद ये मिला है विमान। ये विमान दोस्तों चला था दक्षिण चीन से। उसमें 13 दक्षिण चीन के विमान के यात्री थे, सवार थे इसमें। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि चल रही थी उस टाइम पर, 1945 में ये उड़ा था। तो लोगों ने यही सोचा होगा कि किसी युद्ध का शिकार हो गया, ये किसी के जहाज का, किसी के अटैक का शिकार हो गया। ये नाम था C-46। लेकिन 77 साल के बाद इसका पूरा का पूरा अवशेष मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो अभी खोजा गया है ये अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। अच्छा, 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। क्या कोई हमें कमेंट करके बताएगा? आज वो वीडियो में क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइए 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस महत्वपूर्ण मनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया भर में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको पता होगा 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 नवंबर को क्या होता है, मौलाना अबुल कलाम जी की आज़ाद जी की जयंती होती है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। तो उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, जबकि ये है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ओके, तो 24 जनवरी 2019 को यूनेस्को के द्वारा ये अनाउंस किया गया। पहली बार एक्चुअली में 24 जनवरी को मनाया गया, अनाउंस 2018 में ही हो गया था। ओके,
थीम इस बार की रखी गई है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगला, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को, किसे? शिंजो अबे को दोस्तों सम्मानित किया गया है नेताजी पुरस्कार 2022 से। आपको याद होगा शिंजो अबे को ही दोस्तों पद्म विभूषण भी मिल चुका है। पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है ना। तो उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और अभी नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो अबे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इनको किसके द्वारा सम्मानित किया गया है अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में पीवी सिंधु जी ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता हुआ है। पीवी सिंधु आप जानते हो इंडिया की स्टार शटलर। ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं, लेकिन ये 2016 में रियो ओलंपिक में जीती थी। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 2 मेडल जीतने वाली ये इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ओलंपिक में। ओके, अगर पुरुष खिलाड़ी में बात करें तो सुशील कुमार जीत चुके हैं। सुशील कुमार 2008 में जीते थे, बीजिंग ओलंपिक में जीते थे ब्रॉन्ज मेडल, फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में वो जीते थे सिल्वर मेडल। तो फिलहाल पीवी सिंधु जो हैं ये सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। इन्होंने बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में जीता है, ये जो कि लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। इन्होंने मालविका बंसोड़ को हराया है। ये भी एक स्टार खिलाड़ी हैं, आने वाले टाइम पर इनका भी टाइम आएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो गुड डॉट ने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा, इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है ओलंपिक में। इन्होंने इकलौता गोल्ड दिलाया टोक्यो ओलंपिक में। ओके, नीरज चोपड़ा, तो इनको बनाया गया है गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले टाटा AIA ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये भाला फेंक से यानी जेवलिंग थ्रो से संबंधित है। इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था, इतनी दूरी तक का भाला फेंका था, इस वजह से इनको गोल्ड मिला था। इसके अलावा इन्होंने 7 अगस्त को यह अचीवमेंट हासिल की थी, यानी गोल्ड जीता हुआ था। इस वजह से 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ये भी आप याद रखेंगे। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये लॉन्च किया है अपना कांगड़ा ऐप। अपना कांगड़ा ऐप के थ्रू दोस्तों ये वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ वहाँ की जो शिल्प कला है, हस्तशिल्प है, जो हैंडलूम आर्ट्स हैं, उनकी बिक्री को भी प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। वहाँ के लोग जो बनाते हैं, जैसे कि लाहौली जुराब हो गया, दस्ताने हो गया, जिसको अभी हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया था, ठीक है ना, याद ही होगा आपको बताया था मैंने। तो इसको भी, या फिर और भी जो प्रोडक्ट वहाँ पर हस्तशिल्प के द्वारा बनाए जाते हैं, हैंडलूम द्वारा बनाए जाते हैं, उनको प्रमोट करेगा ये अपना कांगड़ा ऐप। साथ ही साथ ये पर्यटकों को भी पर्यटन में भी बढ़ावा देगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अभी इसे लॉन्च किया वहाँ के CM जयराम ठाकुर जी ने। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो और इसमें कल के भी क्वेश्चंस थे शामिल। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब तबीयत में काफ़ी कुछ सुधार है। थैंक यू सो मच सभी लोगों का जिन्होंने प्रे किया, जिन्होंने हालचाल पूछा, ठीक है। और मिलते हैं अब अगले दिन की वीडियो में। फिलहाल जाते जाते ये क्वेश्चंस आप आंसर करते जाइए। क्वेश्चंस ऑफ द डे में आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, देश की पहली ट्रांसजेंडर ID किस राज्य ने लॉन्च की? अब तक कितनी महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में ज़रूर आंसर करना। और हाँ, जाते जाते इन ऑफर्स का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। MZT ऐप पर जाइए या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए, पता कीजिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, या MZT ऐप पर जाकर के देखिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। आपको कूपन कोड याद रखना है India50, कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस INDIA50 India50। इसको कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप कोई सी भी ई-बुक लेते हो या फिर कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो। तो ऑफर केवल 26 जनवरी तक है, आप इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।